गुड मॉर्निंग क्लास 12। भारतीय लोकतंत्र की कहानी, ये पाठ हम पढ़ रहे थे। इसी के अंतर्गत आज हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है? तो राज्य द्वारा लाए जाने वाले परिवर्तनों में पंचायती राज व्यवस्था एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो पंचायत को लगभग सभी बच्चे जानते हैं। जो गांव के झगड़ों का निपटारा करते हैं वो पंचायत है। और पंचायतों का इतिहास भारत में बहुत ही पुराना है। अनेक धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। महाभारत काल से लेकर काफ़ी समय तक गांव के जीवन को व्यवस्थित करने और गांव के लोगों की समस्याओं को सुलझाने में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। पंचायत जो है गांव के 5 अनुभवी और वयोवृद्ध लोगों की एक सभा होती थी जो गांव के हित में अपना निर्णय देते थे। और इनकी शक्ति, कहने का तात्पर्य पंचायतों की शक्ति इतनी अधिक थी, इसीलिए इन्हें पंच परमेश्वर भी कहा जाता था। इसीलिए इन्हें पंच परमेश्वर भी कहा जाता है। और ब्रिटिश शासनकाल में इन पंचायतों का कोई महत्व नहीं रहा। ब्रिटिश शासन ने इनको कोई कार्य नहीं दिया। महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव को पंचायतों का नया रूप देकर इस तरह के अधिकार दिए जाएं जिससे स्थानीय स्तर पर शासन की बागडोर ये संभाल सके। तो कहने का तात्पर्य है कि महात्मा गांधी ने कहा कि पंचायतों को, जो गांव की पंचायत है, उन्हें एक नया रूप दिया जाए और एक नया अधिकार दिया जाए जिससे ये स्थानीय स्तर पर शासन चला सके। और गांधी जी का ही कहना था कि भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए शासन का कार्य नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। नीचे से ऊपर का मतलब है कि गांव के विकास से संबंधित है। मतलब नीचे से मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनके विकास से संबंधित है। और इन्हीं के अनुसार, गांधी जी के ही शब्दों में, सबसे अच्छी सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। तो इस ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वतंत्र भारत में ग्राम पंचायतों को सत्ता के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मुख्य आधार माना गया। और सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य राज्य की शक्ति के बंटवारे से है। विकेंद्रीकरण का मतलब जो राज्य है उसकी शक्ति के बंटवारे से है और जिससे राज्य द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में समाज के प्रत्येक वर्ग की हिस्सेदारी हो। कहने का मतलब राज्य की शक्ति से है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य राज्य की शक्ति से है और राज्य द्वारा लिए जाने वाले सभी निर्णयों में समाज के प्रत्येक वर्ग की हिस्सेदारी होती है। अर्थात जब राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर या प्रशासनिक कार्यों के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर अधिकारों का एक न्यायपूर्ण वितरण होता है, इसी को हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? जब सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक सभी कार्यों के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर अधिकारों का एक न्यायपूर्ण वितरण होता है, इसी को हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारतीय समाज की एक विशेषता यह भी है कि हमारे देश का आकार बहुत बड़ा है और बहुत जटिल है। हमारा देश विभिन्नताओं से भरा है। कहने का तात्पर्य यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग और विभिन्न भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं।
क्षेत्रीय का मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोगों के रहन सहन खान पान में अंतर है। सांस्कृतिक भिन्नता, संस्कृति भी अलग अलग है। भौगोलिक और सामाजिक भिन्नताओं के कारण विभिन्न क्षेत्रों की ज़रूरतें भी एक दूसरे से अलग हैं। कहने का तात्पर्य है कि भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक भिन्नता के कारण हर क्षेत्र के लोगों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। इसी दशा में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा ही स्थानीय शासन को अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। दूसरा लाभ ये है कि दूसरी बात जो है कि भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुर्बल और कमज़ोर वर्ग के लोगों का है, जिन्हें परंपरागत रूप से राजनीति और शासन में कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। कहने का मतलब जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुर्बल है, गरीब है, कमज़ोर है, जिन्हें राजनीति और शासन में कोई अधिकार नहीं दिया गया है, यह अधिकार नहीं प्राप्त थे। विकेंद्रीकरण के द्वारा ही समाज के कमज़ोर और वंचित समूहों के लोगों को राजनीति के क्षेत्र में भागीदारी करने का अवसर मिला और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के महत्व को देखते ही स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद तुरंत राज्य सरकारों ने निर्वाचित ग्राम पंचायतों का गठन करना आरंभ कर दिया। अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, पंचायतों का गठन हुआ। इसके बाद भी काम में अनेक समस्याएं आई, मतलब गठन के बाद भी इसके कामों में अनेक समस्याएं आई। पहली समस्या, देश के सभी हिस्सों में ग्राम पंचायतों के गठन का रूप एक जैसा नहीं रहा। कहने का मतलब जब ग्राम पंचायतों का गठन हुआ तब उनके कार्यों में भी अनेक समस्याएं आई। समस्या क्या थी कि हर क्षेत्र के लोगों में या देश के सभी हिस्सों में ग्राम पंचायतों के गठन का रूप एक जैसा नहीं था। कुछ राज्यों में पंचायतों का गठन करने के लिए निश्चित रूप से कानून बनाए गए, जबकि अनेक राज्यों में निर्वाचित ग्राम पंचायतों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। कहने का तात्पर्य है कि कुछ राज्यों ने पंचायत के लिए कानून बनाए, जबकि कुछ राज्यों ने इसे अनदेखा कर दिया, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, पंचायतों के अधिकार और आर्थिक साधन इतने कम थे कि उनके द्वारा ग्राम पंचायतों को स्थानीय शासन की एक प्रभावपूर्ण इकाई नहीं बन। कहने का तात्पर्य जो ग्राम पंचायत थी उनके अधिकार और आर्थिक साधन भी नहीं थे, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों को स्थानीय शासन के द्वारा गांव के विकास के लिए कार्यक्रम बनाए जा सकें। और ग्राम पंचायतों की भागीदारी में भी लोगों ने अधिक रुचि नहीं लिया। तो इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई। बलवंत राय मेहता समिति तो भारत में पंचायतों के ग्रामीण विकास को प्रभावशाली बनाने के लिए और इस पर सुझाव देने के लिए 1975 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। एक समिति की स्थापना की गई जिसे बलवंत राय मेहता समिति कहा गया। बलवंत राय मेहता उस समय संसद के सदस्य भी थे। इस समिति ने लगभग 6 महीने तक देश के विभिन्न हिस्सों में पंचायतों का अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट दी। कहने का मतलब जो बलवंत राय मेहता समिति है इसने क्या किया, देश के विभिन्न हिस्सों में 6 महीनों तक अध्ययन किया पंचायतों का। उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट दी, समिति ने यह माना कि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण योजनाओं ने जनता की सहभागिता को बहुत कम है। इन योजना के लिए जनता की जो सहभागिता थी वो बहुत ही कम है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए जरूरी है कि एक ऐसी पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे ग्रामीणों का अधिक से अधिक सहभाग हो, मतलब सहयोग हो। तो ये समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें क्या कहा कि जो गांव की योजनाएं हैं उसमें जनता का सहयोग बहुत कम है।
और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए यह जरूरी है कि ऐसी पंचायती राज की व्यवस्था की जाए जिसमें ग्रामीणों का अधिक से अधिक सहभाग हो। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायतों की जगह एक 3 स्तरों वाली पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की जाए। तो इस समिति ने क्या सुझाव दिया? यह सुझाव दिया कि 3 स्तरों वाली पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाए, अर्थात गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद स्थापित करके उन्हें एक दूसरे से इस तरह जोड़ दिया जाए जिससे गांव का स्थानीय शासन अधिक से अधिक व्यवस्थित बन सके। तो इस समिति ने सुझाव दिया कि 3 स्तरों वाली एक पंचायत व्यवस्था की जाए। तो कहने का तात्पर्य जो गांव है, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की जाए जिससे गांव को स्थानीय शासन से अधिक जोड़ा जा सके। आगे है, इन 3 स्तरों में पंचायतों को आर्थिक साधन और अधिकार भी दिए गए और जनवरी 1958 में सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब बच्चों, समिति ने जो सुझाव दिया उसे 1958 में सरकार ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक कानून बनाकर 1959 से भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी और सरकार को यह आशा थी कि इससे पूरे देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का रूप एक जैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सरकार की आशा के विपरीत हुआ और कुछ राज्यों में यह व्यवस्था लागू नहीं हुई, जबकि अनेक राज्यों में पंचायतों का काम अच्छा नहीं रहा, संतोषप्रद नहीं रहा और इसी कारण जल्दी से उन्हें भंग कर दिया गया और अनेक बाधाओं के कारण पंचायतों को इतने आर्थिक साधन नहीं मिल सके जिससे वह कुशलता के साथ ग्रामीण जीवन में कोई सुधार कर सकें। तो आगे है संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो पंचायत, अब देखिए ये जो संविधान संशोधन अधिनियम आया 1992 में, ये पंचायती राज कमियों को स्पष्ट करने और इसमें सुधार करने और अपना सुझाव देने के लिए सरकार ने 1985 में GBK राव की अध्यक्षता में एक नई समिति की नियुक्ति किया जिसे राव समिति कहा जाता है। इसी समिति की अनेक सिफारिशें एक साथ पहली बार सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं को विभिन्न पदों पर आरक्षण दे। कहने का मतलब इस समिति ने जो सुझाव दिया उसमें क्या कहा, पंचायती राज की जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, जो स्तर है, उसमें अनुसूचित जात, जनजात और महिलाओं के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिया जाए और इन सिफारिशों को व्यवहारिक रूप देने के लिए सरकार ने 1992 में संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पास करके एक कानून बनाया जिसे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहा जाता है। कहने का मतलब संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक कानून बनाया जिसे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति से 20 अप्रैल 1993 को स्वीकृति मिल जाने के बाद सरकार ने इसे 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू कर दिया और अब इस अधिनियम की जो बातें हैं, क्या विशेषताएं हैं, वह निम्न हैं। तो इसके द्वारा पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए पहले से अधिक शक्तियां और दायित्व सौंपे गए। कहने का मतलब अब जो इस अधिनियम की जो बातें थीं, तो अब पंचायतों को पहले से ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना और योजना बनाने के लिए उन्हें अधिक शक्तियां और दायित्व दिए गए।
अगला है ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और जिला पंचायत के लिए संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। कहने का तात्पर्य ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और जिला स्तर पर जो जनसंख्या थी उसी के आधार पर सदस्यों की संख्या भी निर्धारित की गई। अगला है पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई और साथ ही महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित कर दिया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए यह आवश्यक कर दिया कि कुछ स्थायी समितियों का गठन करके उनके द्वारा विकास की कुछ कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। तो ये इस पंचायत तमाम कार्य थे। इस आगे है सरकार ने किसी ग्राम पंचायत को यदि कुछ विशेष दशाओं में सरकार द्वारा किसी ग्राम पंचायत को भंग किया जाता है तो 6 माह के अंदर फिर से चुनाव करवा कर ग्राम पंचायत की स्थापना करना आवश्यक कर दिया गया। आगे अब देखिए, इस अधिनियम के अनुसार अब भारत के सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जा चुका और उनकी कार्यप्रणाली और संगठन में भी समानता हुई। और जिन राज्यों में जनजातियों की जनसंख्या अधिक है उनके लिए सरकार ने 1996 में एक अलग कानून बनाया। कहने का मतलब जिस राज्य में जनजातियों की जनसंख्या है उनके लिए सरकार ने एक अलग कानून बनाया जिसे पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार पंचायत अधिनियम कहा गया। यह अधिनियम भारत में 24 दिसंबर 1996 से लागू हुआ। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अधिक जनजाति जनसंख्या वाले राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान आदि राज्यों में जनजाति क्षेत्रों में पंचायतों का गठन किया जाए और इसका उद्देश्य जनजाति समाज के बारे में स्वयं निर्णय लेने और प्राकृतिक संसाधनों पर अपने परंपरा अधिकारों को बनाए रखने की सुविधा भी दी गई। आगे है, ये तो हुआ कार, अब है आगे है पंचायती राज की वर्तमान संरचना। तो पंचायती राज की वर्तमान जो संरचना है केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के आधार पर की गई। पंचायती राज की वर्तमान संरचना इसको हम कल पढ़ाएंगे।